मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपको फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज आपसे बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे पर, यानी जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सबसे अच्छी बात है कि ये आपके UPSI पाठ्यक्रम का हिस्सा है और कोई भी एग्ज़ाम हो तो GS के सेक्शन में अक्सर यहाँ से सवाल आ जाते हैं। तो जनहित याचिका के बारे में बात करेंगे, जिसको शार्ट में PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। जनहित याचिका एक ऐसी न्यायिक प्रक्रिया है जो वह तबका समाज का जो न्याय को नहीं मांग सकता है। किस लिए नहीं मांग सकता? क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, याचिका दायर करना काफ़ी जटिल है और महंगा है। तो इन दोनों परिस्थितियों में समाज का वह तबका जो न्याय नहीं मांग सकता है, उसके लिए यह प्रक्रिया एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान है और इसके माध्यम से समाज का वह तबका न्याय को मांग सकता है और उसको भी न्याय मिल सकता है। भारत में अगर जनहित याचिका की बात की जाए तो भारत में जनहित याचिका को शुरू करने का जो श्रेय है वो जस्टिस PN भगवती को दिया जाता है। और जस्टिस PN भगवती को भारत में जनहित याचिका का जन्मदाता माना जाता है या फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। जनहित याचिका की जो शुरुआत हुई वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई और 1960 में हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 के दशक में जनहित याचिका की शुरुआत हुई और उसके बाद धीरे धीरे ये भारत में भी जनहित याचिका की प्रक्रिया आई। 80 के दशक में जनहित याचिका की शुरुआत भारत में होती है। 70 से 80 के दशक में जो सबसे पहले जनहित याचिका भारत में दायर की गई थी वो बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से दायर की गई थी और ये 1979 में दायर की गई थी। जो विचाराधीन कैदी हैं वो लंबी समय से जेल में बंद थे और उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा था, न्यायिक प्रक्रिया धीमी होने के कारण जो है लंबे समय से जेल में थे, तो उनकी रिहाई के लिए यह याचिका दायर की गई थी। तो इसके संदर्भ में हम आपसे बात करेंगे और एक एक पॉइंट, चूँकि आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव है, फैक्ट वाइज है या डिस्क्रिप्टिव परीक्षा कहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हम आपसे फैक्ट वाइज चर्चा करेंगे ताकि पढ़ने में आसान रहे। और इसमें 20 से 25 फैक्ट आपको बताएंगे जो कि सभी फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, जानकारी के उद्देश्य से भी और परीक्षा के उद्देश्य से। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे। दरअसल यूट्यूब पे मेरे क्लास ना लेने के कारण क्या है कि मैं स्टाफ रखता नहीं हूँ, अकेले क्लास लेता हूँ और हमारे ऑफलाइन क्लास जब शुरू हो गए तो मैं यूट्यूब पे नहीं आ पा रहा हूँ। इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि समय नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़, हमने IPC जो कराई है वो अपने साइट पे कराई है। जो इच्छुक है पढ़ने के यहाँ से आके पढ़ सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट से। CRPC की अगर बात की जाए तो CRPC में मैंने एक नोट्स बनाया था, काफ़ी शार्ट नोट्स है और ये नोट्स हमने 2011 और 12 के आसपास जो UPSI रैंकर परीक्षा होती है, दरोगा भर्ती परीक्षा विभागीय, उसके लिए खासकर बनाया था। तो ये नोट्स अभी हमारे पास उपलब्ध है और मैं ये कल आपका जो है कोशिश करूंगा कि ये नोट्स जो है जितना भी है उसमें 20 से 25 पेज है और बहुत ही शार्ट में है। इसको मैं अपने टेलीग्राम लिंक में PDF के जरिए जो भी है फ़ोटो खींचकर उसकी PDF बना करके टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा। आप वहाँ से जा कर के इसको देख सकते हैं या प्रिंट आउट ले सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको मदद मिलेगी। तो आपकी जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, इसका एक शार्ट नोट्स है और बहुत ही उसमें साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से दिया हुआ है। तो कल मैं डालता हूँ उसको, आप अपनी सुविधा के अनुसार वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज बात करते हैं आपसे जनहित याचिका के बारे में। जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, शार्ट में PIL या जहिया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पॉइंट वाइज मैं लिखूंगा और इसको पढ़ दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा, सफिशिएंट होगा। जनहित अथवा लोकहित, जनहित अथवा लोकहित बातें कही है। जनहित अथवा लोकहित से तात्पर्य व्यापक लोगों के हित से है, क्योंकि जनहित याचिका पर्टिकुलर एक व्यक्ति के हित के लिए नहीं दायर की जाती है। जनहित का मतलब ही होता है व्यापक लोगों का हित। तो जनहित अथवा लोकहित से तात्पर्य व्यापक लोगों के हित से है। इसी आधार पर न्यायालय के इस न्यायिक आविष्कार को
इसी के आधार पर न्यायालय के इस न्यायिक आविष्कार को जनहित याचिका अथवा लोकहितवाद के नाम से जाना जाता है। जनहित याचिका अथवा लोकहितवाद के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आपको ये बता दें कि जनहित याचिका के संदर्भ में ना तो संविधान में कहीं उल्लेख है और ना ही किसी कानून में उल्लेख है, बल्कि यह एक न्यायालय का आविष्कार है। तो जनहित याचिका अथवा लोकहितवाद इसे कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया है, लोकहितवाद या जनहित याचिका की अवधारणा का जन्म सर्वप्रथम 1960 में, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, जहां इसे सामाजिक कार्यवाही याचिका के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, लोकहितवाद या जनहित याचिका की अवधारणा का जन्म सर्वप्रथम 1960 में यूएसए में हुआ, जहां इसे सामाजिक कार्यवाही याचिका के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। भारत में जनहित याचिका के जन्मदाता यानी फादर ऑफ पीएलआई कहा जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश। भारत में जनहित याचिका के जन्मदाता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पीएन भगवती, जिनका पूरा नाम है प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती। वैसे ये नाम फेमस है, जस्टिस पीएन भगवती। जबकि भारत में जनहित याचिका की अवधारणा को आरंभ करने का जो क्रेडिट दिया जाता है वो जस्टिस पीएन भगवती के साथ साथ जस्टिस बीआर कृष्ण अय्यर को भी समान रूप से दिया जाता है। तो दो बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जनहित याचिका का जनक भारत में किसे कहा जाता है, तो आपका सिर्फ एक आंसर होगा, जस्टिस पीएन भगवती को कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेरी ये हो कि भारत में जनहित याचिका की अवधारणा को लाने का श्रेय किसे है, तो जस्टिस पीएन भगवती एवं जस्टिस बीआर कृष्ण अय्यर को समान रूप से ये क्रेडिट दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे और पॉइंट वाइज ही पढ़िए, वो आसान रहेगा आपके लिए। जनहित याचिका के पुरजोर समर्थक जस्टिस पीएन भगवती ने कहा था कि मूलभूत अधिकारों के मुद्दे पर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए किसी व्यक्ति को किसी अधिकार की ज़रूरत नहीं है। यानी यहाँ पर न्याय मांगने के लिए किसी व्यक्ति को किसी अधिकार की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आपको बता दें कि अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम या कह लो अधिकतर जनहित याचिकाएं किस संदर्भ में दाखिल हुई हैं, तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के हनन पर। और सबसे ज़्यादा किसके द्वारा दायर की गई हैं, तो जो जनहित याचिकाएं हैं, आज तो जनहित याचिकाओं की बाढ़ सी आ गई है और यही वजह है कि न्यायालय जनहित याचिका को स्वीकार करेगा या नहीं स्वीकार करेगा, ये न्यायालय के विवेक पर होगा। और अगर ऐसी जनहित याचिका जो राजनीति या दुर्भावना से प्रेरित है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जो है जनहित याचिका तो खारिज कर ही दी जाएगी, साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। क्यों? रीज़न इसका है कि अगर कोई भी व्यक्ति न्यायालय का समय बर्बाद करता है तो उसके ऊपर न्यायालय पेनाल्टी लगा सकता है। तो यहाँ पे अगर जनहित याचिका की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दायर हुई हैं और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर सरकारी संगठनों द्वारा दायर किए गए। तो आगे इस पे बात करेंगे, इस पॉइंट को नोट करिएगा। और इसके बाद ये अगला पॉइंट देखिए, जनहित याचिका ना तो भारत के संविधान और ना ही किसी कानून में परिभाषित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जनहित याचिका ना तो भारत के संविधान और ना ही किसी कानून में परिभाषित है, बल्कि यह उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक व्याख्या से व्युत्पन्न हुआ है। जनहित याचिका ना तो भारत के संविधान में या न किसी कानून में परिभाषित है, बल्कि यह उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक व्याख्या से व्युत्पन्न हुआ है। यानी ये उच्चतम न्यायालय का आविष्कार है। कैसा आविष्कार? एक न्यायिक आविष्कार है। तो जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय का एक न्यायिक आविष्कार है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, उच्चतम न्यायालय ने मीन सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं को
प्रगतिशील लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेसी, प्रगतिशील लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण तत्व माना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इनको नोट करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लोकहित के किसी भी मुद्दे पर लोकहित से प्रेरित कोई व्यक्ति या संगठन, लोकहित यानी इसे निजी हित में नहीं दायर किया जा सकता है। लोकहित के किसी मुद्दे पर लोकहित से प्रेरित कोई व्यक्ति या संगठन जनहित याचिका दायर कर सकता है। यह राज्य के साथ साथ निजी संस्थाओं के विरुद्ध भी लाई जा सकती है। इस पॉइंट को आगे और डिटेल करते हैं और आइए देखते हैं उसमें क्या है। और नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं और ये पहला पॉइंट, इस पे आप देखिए, जनहित याचिका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद, किसी भी सरकारी विभाग के विरुद्ध दायर की जा सकती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर की जाती है। तो जनहित याचिका हमेशा जो है सरकार के विरुद्ध दायर की जाती है या सरकारी विभाग के विरुद्ध दायर की जाती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। हाँ, अगर कोई निजी उपक्रम है, निजी संस्थान है और वह व्यापक रूप से लोगों को प्रभावित कर रहा है, लोकहित को प्रभावित कर रहा है, तो उस निजी संस्थान के विरुद्ध जनहित याचिका दायर की जा सकती है। एक छोटा सा दृष्टांत आपको बताते हैं। आप सपोज करिए कि एक स्कूल है छोटे बच्चों का और स्कूल से 50 मीटर, 60 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर एक सीमेंट का कारखाना, जहाँ पे पत्थर की पिसाई होती है, ऐसा कारखाना लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो जैसे कोई जर्नलिस्ट है इस चीज़ को पब्लिश कर दे सोशल मीडिया पर या अखबारों में या चैनल पर पब्लिश कर दे और सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश इस मामले को संज्ञान में ले, इस आधार पर ये याचिका दायर करके मुकदमा चलाया जा सकता है। दूसरा, उस क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो लोकहित में कार्य कर रहा है, जो सजग है, जागरूक है और फैक्ट को सही तरीके से समझता है कि इस उपक्रम द्वारा बच्चों को हार्म हो रहा है, नुकसान हो रहा है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जनहित याचिका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद और किसी भी सरकारी विभाग के विरुद्ध दायर की जा सकती है। साथ ही यदि किसी निजी संस्थान द्वारा जनहित पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो उस संस्थान के विरुद्ध भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेरी हो सकती है, क्या किसी निजी संस्थान के विरुद्ध जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, दायर की जा सकती है। उसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनहित याचिका कार्यपालिका एवं विधायिका को उनके संवैधानिक कर्तव्य करने के लिए बाधित करती है, साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की सुनिश्चितता करती है। यानी जनहित याचिका के माध्यम से हम कार्यपालिका और विधायिका के उनके संवैधानिक कर्तव्यों को सही तरीके से करने की याद दिलाते हैं और साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की सुनिश्चितता की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनहित याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, जो PIL है यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका या लोक हितवाद है, वह केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में ही लाया जा सकता है, किसी भी प्रकार से सत्र न्यायालय या लोअर कोर्ट में नहीं लाया जा सकता है। तो अगर बात की जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और किसके तहत उच्च न्यायालय में लाया जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ये सर्वोच्च न्यायालय में लाई जा सकती है, जबकि सेक्शन 226 यानी अनुच्छेद 226 के तहत ये उच्च न्यायालय में दायर की जाती है। तो इस फैक्ट को बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जनहित याचिका या लोकहित या वाद जो है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में ही केवल लाया जा सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। ये नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। जनहित याचिका के संदर्भ में ये आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं दायर करे, बल्कि कोई भी नागरिक अथवा सामाजिक संगठन इसे दायर कर सकता है अथवा न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर मुकदमा
चला सकता है। अगर न्यायालय की नज़र में आता है, चाहे मीडिया के जरिए, चाहे सोशल मीडिया के जरिए, या न्यायाधीश जो कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, किसी मार्ग से गुजर रहा है और उसकी दृष्टि में कोई मैटर ऐसा आता है जिसमें व्यापक लोगों का हित निहित है और वह उनके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसे संदर्भ को स्वयं संज्ञान लेकर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मुकदमा चला सकता है। अच्छा, इसको नोट करिएगा, जनहित याचिका के संदर्भ में यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं दायर करे, राइट, बल्कि कोई भी नागरिक अथवा सामाजिक संगठन इसे दायर कर सकता है अथवा न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर मुकदमा चला सकता है। अगला पॉइंट देखिए, भारत में जनहित याचिका द्वारा अब तक कई मामलों में न्याय किया गया। अच्छा, जो मुद्दे हैं सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी के संदर्भ में काफ़ी जनहित याचिकाएं दायर हुई और उनका निस्तारण किया गया। बाल श्रम के संदर्भ में, बाल श्रम के संबंध में अभी हम कुछ वादों पे आपसे चर्चा करेंगे, कुछ केसेस पे चर्चा करेंगे जो जनहित के माध्यम से एक बहुत बड़ा न्याय निर्णयन कर पाए, जिससे समाज के ऐसे बच्चे जो किसी न किसी कारण से बाल मजदूरी कर रहे थे और उस बाल मजदूरी से उनको निकाल करके स्कूली शिक्षा दी गई और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। प्रोस्टिट्यूशन, देह व्यापार, वेश्यावृत्ति को जनहित याचिका के माध्यम से काफ़ी हद तक रोक लगी इस पर। पर्यावरण से संबंधित जनहित याचिकाएं, शिक्षा से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, सशस्त्र बल से संबंधित, मानवाधिकार, राजनीति और लोक नीति आदि से संबंधित। तो अब तक इन मामलों से संबंधित सैकड़ों जनहित याचिकाएं दायर हुई और उन पर निर्णय भी न्यायालय ने दिया। अगला पॉइंट देखिए, दायर की गई जनहित याचिका को स्वीकार करना या ना करना न्यायालय पर निर्भर होगा। अगर कोई जनहित याचिका न्यायालय में लाई गई है तो जनहित याचिका अगर सर्वोच्च न्यायालय में लाई गई है तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उस पर कंसीडर करेगा, और अगर उच्च न्यायालय में लाई गई है तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उस पर कंसीडर करेगा। यदि जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है तो आगे उस पर हियरिंग होगी, सुनवाई होगी और निर्णय दिया जाएगा। यदि जनहित याचिका को स्वीकार नहीं किया जाता है तो जनहित याचिका खारिज कर दी जाएगी। अच्छा, न स्वीकार करने के पीछे कारण हो सकता है कि जनहित याचिका किसी सरकार के विरोधी व्यक्ति या विपक्षी द्वारा दायर की गई हो, क्योंकि अमूमन मामले में होता क्या है कि जो निवर्तमान गवर्नमेंट होती है उसके विपक्ष में बैठी हुई जो सत्ता है वह अधिकतर मामलों में जनहित याचिका दायर करके और सरकार को परेशान करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि न्यायालय ऐसा मानता है कि न्यायालय का समय जाया किया जा रहा है, तो ऐसे मामलों में न्यायालय याचिका को तो खारिज ही करते हैं, साथ ही याचिका दायर करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जनहित याचिका का दुरुपयोग काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो दायर की गई जनहित याचिका को स्वीकार करना या ना करना न्यायालय पर निर्भर होगा। यदि दायर की गई जनहित याचिका निजी स्वार्थ या राजनीति से प्रेरित है तो न्यायालय इसे खारिज करते हुए याचिका दायर करने वाले व्यक्ति पर पेनल्टी या जुर्माना लगा सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट फैक्ट आप देखेंगे, जनहित याचिका दायर करने में 50 रुपये प्रति प्रतिवादी की दर से अदालती फीस यानी कोर्ट फीस जमा करना होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जनहित याचिका निःशुल्क दायर नहीं की जाती है, बल्कि जितने लोगों को आप अपनी याचिका में पार्टी बनाते हैं, यानी वादी आप हुए और प्रतिवादी कौन होगा, जिसके विरुद्ध आप दायर कर रहे हैं। तो जितने लोगों को आप पार्टी बनाते हैं, मान लीजिए 8 लोगों को पार्टी आप जनहित याचिका में बनाते हैं, तो 50 के हिसाब से 400 रुपये आपको शुल्क जमा करना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पे बता दें कि 1986 में 1986 में पीएन भगवती ने इसको और आगे बढ़ाते हुए ये कहा था कि अगर कोई व्यक्ति लोक हित से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर अगर एक पोस्ट कार्ड लिख करके न्यायालय को प्रेषित कर देता है तो न्यायालय उस पोस्ट कार्ड को संज्ञान में लेते हुए और स्वयं से मुकदमा दायर करके और उस मुद्दे को न्यायालय में उठा सकता है। तो यहाँ पे यदि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा कोई जनहित याचिका दायर की जाती है तो प्रति प्रतिवादी की दर से 50 रुपये कोर्ट फीस
फीस जमा करना होगा। हाँ, आगे ये कहा गया है कि कोर्ट को यह अधिकार है, यानी न्यायालय को यह अधिकार है कि वह जनहित याचिका के संदर्भ में पड़ने वाले शुल्क को माफ भी कर सकता है। अगला पॉइंट देखेंगे, जनहित याचिका के तहत दायर वाद में याची खुद से पैरवी कर सकता है अथवा अपना वकील कर सकता है। दोनों बातें हैं। जनहित याचिका के तहत दायर वाद में याची खुद से पैरवी कर सकता है या फिर वो अपना वकील कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे वकील करना उचित क्यों होता है? क्योंकि वकील को कानूनी दांव पेचों की अच्छी जानकारी होती है, तो आपका मुकदमा मजबूत हो सकता है और आपके पक्ष जो है सामने ज़्यादा उभर करके आते हैं और फेवर में निर्णय होने की उम्मीद हो जाती है। अगला पॉइंट लिखा है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा और यहाँ से क्वेरी बनती है। किस टाइप की क्वेरी बनती है वो मैं बताऊंगा। यदि जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है तो याचिका की 5 कॉपी न्यायालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है तो याचिका की 5 कॉपी न्यायालय में प्रस्तुत करनी होंगी। जब न्यायालय नोटिस करेगा, जारी करेगा, तो उत्तरदायी को, यानी जिसके विरुद्ध प्रतिवादी जो है, जिसके विरुद्ध याचिका लाई गई है, उसको भी इसकी एक कॉपी भेजी जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लाई गई है तो ये 5 प्रति में होगी, बट अगर ये हाई कोर्ट में लाई गई है तो यह 2 प्रति में होगी। इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, यह जनहित याचिका कितनी प्रति में प्रस्तुत करनी होगी? तो आपका सही आंसर सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में 5 होगा और हाई कोर्ट के संदर्भ में यहाँ पे 2 होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। ये नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, भारत में जनहित याचिका के तहत प्रथम मुख्य वाद। भारत में जनहित याचिका के तहत प्रथम मुख्य वाद 1979, इसको 1979-80 भी कहीं कहीं लिखा गया है। तो 1979 में हुसैन आरा खातून बनाम मुख्य सचिव गृह के नाम से बिहार में दायर की गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत में पहली जनहित याचिका 1979 में हुसैन आरा खातून बनाम मुख्य सचिव गृह के नाम से बिहार में दायर की गई थी। यह जनहित याचिका जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के संबंध में दायर की गई थी। विचाराधीन कैदी कौन से हैं? वे व्यक्ति जिन पर कोई आरोप लगाया गया है। आरोप संज्ञेय अपराध का है, जिसमें जमानत का प्रावधान नहीं है और न्यायिक प्रक्रिया लंबी और जटिल है। तो अगर वह निर्णय नहीं हो पाया और व्यक्ति की जमानत नहीं हो पाई और व्यक्ति लंबे समय से सजा काट रहा है, तो ऐसे कैदियों को विचाराधीन कैदी कहा जाएगा। तो इसमें जो ये वाद दायर हुआ था, उसमें कहा गया कि यदि यह व्यक्ति उसने अपराध नहीं किया है और उस पर गलत आरोप लगाया गया है, कल को वो रिहा हो जाता है, तो यह उसके अधिकारों का उल्लंघन होगा और उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन यहाँ पे होगा। तो इसके तहत यह वाद दायर किया गया था। हुसैन आरा खातून बनाम मुख्य सचिव गृह के नाम से बिहार में दायर की गई थी। ये जनहित याचिका जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के संबंध में दायर की गई थी। इस याचिका का निस्तारण करते हुए 40,000 विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 40,000 विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया था। एक मज़ेदार बात और यहाँ पे कि भारत में जो प्रथम जनहित याचिका दायर की गई थी, उसमें जो पैरवी करने वाली महिला वकील थी, उनका नाम था श्रीमती कपिला हिंगोरानी। श्रीमती कपिला हिंगोरानी, इन्होंने 1964 में जब 4 महिलाओं ने फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू की थी, दैट टाइम इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू की थी 1964 में, और इन्होंने 100 से अधिक जनहित याचिका के संबंध में दायर किए गए मुकदमों पर निःशुल्क जो है पैरवी की, और इसीलिए इन्हें जो है मदर ऑफ PIL कहा जाता है। अगर PN भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है, तो श्रीमती हिंगोरानी को जनहित याचिका की माता कहा जाता है या मदर कहा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट एक साधारण सा है कि 1986 में न्यायमूर्ति PN भगवती ने कहा कि तमाम न्यायिक जटिलताओं को किनारे करते हुए, क्योंकि जुडिशियल प्रक्रिया जो है वो कठिन
कठिन है और साधारण व्यक्ति है, जो आम नागरिक है, जिसके पास हर तरह की समस्याएं हैं, वो उस जटिल प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता है, लिहाजा अन्याय सहता रहता है और बाहर हो जाता है। तो न्यायमूर्ति PN भगवती ने कहा कि तमाम न्यायिक जटिलताओं को किनारे करते हुए जनहित याचिका न्यायालय में एक सामान्य पोस्ट कार्ड भी भेज करके दायर की जा सकती है। तो ये आपने इसके मुख्य मुख्य पॉइंट देखे। अब आपसे कुछ ऐसे वादों पे चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे केसेस पे चर्चा करेंगे जो जनहित याचिका से संबंधित है। आइए उसे देखते हैं। ये यहाँ पे आपके सामने 2 वाद नोट हैं। पहला है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1995, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1995, और दूसरा कॉमन काज बनाम भारत संघ 2018। कॉमन काज एक सोसाइटी थी बनाम भारत संघ 2018। इन दोनों मामलों में एक जैसा निर्णय किया गया। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ससम्मान उसका अंतिम संस्कार पाना एक उसका मौलिक अधिकार है, और यह अनुच्छेद 21 में जीने की स्वतंत्रता के साथ ही शामिल है। तो यह अधिकार हर व्यक्ति को प्राप्त है कि अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसे अंतिम संस्कार जो है वो ससम्मान और सभ्य तरीके से मिलना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान क्या हुआ कि कई स्थानों पे नगर पालिका परिषद के जो अधिकारी या कर्मचारी हैं या पुलिस कर्मियों द्वारा जो है कुछ अंतिम संस्कार में ऐसा दुर्व्यवहार किया गया या कथित रूप से दुर्व्यवहार किया गया, जिस पर उनके ऊपर कार्रवाई हुई। एक केसेस लखनऊ का ही शायद था, जिसमें कुछ पुलिस के कांस्टेबल ने कोविड के दौरान जो डेड बॉडी थी उसका अंतिम संस्कार करने के लिए गाड़ियों के टायर और पेट्रोल का प्रयोग किया था, और ये चीज़ हाईलाइट हुई थी। उनके खिलाफ निलंबन और विभागीय कार्रवाई की गई थी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि अगर मानव सौ की अवहेलना होती है तो सेक्शन IPC का 297 का अपराध है, और किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार ससम्मान ये उसका मौलिक अधिकार है। तो ये दोनों वाद आप देखेंगे। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1995 के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के अधिकार को मान्यता दी है। संविधान के अनुच्छेद 21 में मृतक का सम्मानपूर्वक दाह संस्कार भी एक अधिकार है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा वाद को। और नेक्स्ट है कॉमन काज बनाम भारत संघ 2018 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार में सम्मान से मरने का अधिकार भी शामिल है। किसी भी व्यक्ति को मृत्यु हो जाने पर उसे बिना किसी देरी के सभ्य अंतिम संस्कार दिया जाना चाहिए। तो दोनों ये बात ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और यहाँ पे आपके सामने 2 केसेस लिखे हैं, और दोनों MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य और MC मेहता बनाम भारत संघ करके हैं। तो MC मेहता एक पर्यावरणविद और एक वकील, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। पहला देखेंगे MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 1996 को निर्णय देते हुए कहा खतरनाक उद्योगों में लगे बच्चों को तत्काल वहां से निकाला जाए और साथ में उनके शिक्षा एवं स्वास्थ्य के संबंध में प्रबंध किया जाए। इसी निर्णय में ये कहा गया कि जो नियोक्ता निर्णय का उल्लंघन करेंगे उसे 20,000 रुपये प्रति बालक अंशदान भरना होगा। गैर खतरनाक कामों में लगे बच्चों के काम की जो वर्किंग टाइम थी वो 6 घंटे कर दी गई थी। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 1996 को निर्णय देते हुए कहा था कि ऐसे जो खतरनाक उद्योग हैं जिससे किसी बच्चे का जीवन संकट में हो तो वहाँ से उन बच्चों को तत्काल निकाला जाए और उन्हें जो है शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। इसी निर्णय में ये भी कहा गया था कि जो नियोक्ता हैं, जो एम्प्लॉयर उसके हैं, उल्लंघन अगर इसका करते हैं न्यायालय के निर्णय का तो 20,000 रुपये प्रति बालक उन्हें अंशदान भरना होगा। अच्छा, जो गैर खतरनाक कामों में लगे बच्चे थे उनके जो वर्किंग आवर थे वो 6 घंटे निर्धारित किए गए इसी बात में। अगला केस MC मेहता बनाम भारत संघ 1988-87 करके था। तो कहीं 87 कहीं 88 दिखेगा, आप बेसिकली 88 याद रखिएगा। तो ये जनहित याचिका पर्यावरणविद एवं वकील MC मेहता द्वारा दायर की गई थी, जिसमें न्यायालय ने फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायनों को सीधे गंगा यमुना में डालने पर रोक लगा दिया था। जो फैक्ट्रियां हैं या जो उपक्रम हैं उनसे जो रसायन निकलता है उसको सीधे गंगा यमुना में डालने पर रोक लगाई गई थी। किस केस में? एक ये जनहित याचिका थी MC मेहता बनाम भारत संघ
महासंघ 1988 के मैटर में। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। ये जनहित याचिका से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाद हैं और इनको शार्ट में हमने लिख दिया है, आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। टीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ये जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों के संबंध में दायर की गई थी। तो डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल, ये जनहित याचिका या लोक हितवाद सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था। किस संबंध में? पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों के संबंध में दायर की गई थी। अगला पॉइंट है, इससे आप सब परिचित होंगे, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो बड़े घोटालों में शामिल था। तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2012, इस मामले में जनहित याचिका बीजेपी नेता एवं वकील सुब्रमण्यम स्वामी और मानवाधिकार के वकील प्रशांत भूषण द्वारा दायर की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2012, इस मामले में जनहित याचिका बीजेपी के नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी एवं मानवाधिकार के वकील प्रशांत भूषण ने दायर की थी। अगला ये मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम जो विशाखा गाइडलाइन जारी की गई थी, उसी के आधार पर आगे अधिनियम भी आया था। तो विशाखा फैसला जो कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हरेसमेंट से जुड़ा हुआ है, के संबंध में जनहित याचिका 1992 में नैना कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। नैना कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। अगला ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, ये IT एक्ट यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जो धारा 66A है, इसके संबंध में दायर की गई थी और अब धारा 66A को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। धारा 66A को IT एक्ट से हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। एक और देख लीजिए केस, नाज फाउंडेशन बनाम NCR, इस जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में समलैंगिकता से संबंधित धारा 377 जो कि IPC की है को गैर संवैधानिक करार दिया था। तो इस तरह से आज के इस क्लास में छोटे से हमने जनहित याचिका यानी लोक हितवाद से जुड़े हुए काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट देखे हैं। अच्छा, जो भी क्वेरी हमारे यहाँ होगी परीक्षा में, वो सारी क्वेरी के जवाब मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।